ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज फिर एक मुनफरिद प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने यूट्यूब चैनल के साथ। हमारा प्रोग्राम जहाने इल्म व इश्क का प्रोजेक्ट मिलने के नहीं नायाब हैं हम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं सुलेमान सायानी। आवाज़ व अंदाज की दुनिया के दोस्तों, आप सलामत रहो ता क़यामत रहो। यूं ही हमसे मिलो और सदा मिलते रहो और यूं ही देखते रहो, मिलने के नहीं नायाब हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम लोगों की टीनेजर्स की सिलेक्शन की बारी आती है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और कोई डिपार्टमेंट सिलेक्शन की, तो हम लोग मोस्टली मेडिकल को या फिर इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं। और अगर हमारा मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो हम लोग फिर उन्हीं की कोई सब फील्ड्स चूज़ करते हैं, लाइक मेडिकल से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं। उस वक्त हम लोगों के जहन में ये बात डाली ही जाती है कि भाई आपने या तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, और अगर ये दोनों ही नहीं बन पा रहे तो फिर आपने टीचिंग के शोबे में जाना है, और अगर आप टीचर भी नहीं बन पा रहे तो आप भाई ब्यूटिशियन का कोई कोर्स कर लें और एक ब्यूटी पार्लर खोल लें। अक्सर हम लोग गर्ल्स को यही बात बचपन से फीड कर दी जाती है माइंड में। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी सरजमीन सिंध की बाहिम्मत बहादुर खातून जिनसे यकीनन आप सबको भी मिलकर बहुत ही फ़ख्र महसूस होगा। मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है और आप सबको मिलकर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से एसपी जाहिदा परवीन साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन आपको ही हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आज आप यूट्यूब चैनल को दिखाई दिए जा रही हैं, हमारी पूरी फैमिली आपको देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और प्रोग्राम का बाकायदा से हम आगाज़ करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यकीनन यही होगा कि आज आपको जो भी मतलब पूरा हमारा पाकिस्तान है वो एक एसपी की हैसियत से जानता है, एसपी जाहिदा परवीन की हैसियत से जानता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को, हम लोगों को भी सर पता चले कि आप वहाँ से अपना तारुफ करवाएं जब आप खुद भी ये नहीं जानती थी कि आप फ्यूचर में जाके एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जानी पहचानी जाएंगी। आपने ये सफ़र कब किस तरह से तय किया? जी तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स थे, तो एक डायरेक्शन थी कि मुझे एक करियर चॉइस अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS का जो है वो भी लेना है, और 2-3 ऑप्शंस मेरे माइंड में थे। तो एक, क्योंकि फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स थे तो ये ऑप्शन था ही, और दूसरा जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि फ़ीमेल के लिए एक मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रोफेशन, तो मेडिकल प्री मेडिकल से मैंने अपनी इंटरमीडिएट किया। अच्छा। तो उसके बाद मेडिकल फील्ड की तरफ ही जा रहे थे। फैमिली की तरफ से भी यही ऑप्शन था कि मेडिकल में जाएं, और लेकिन मेरे पास हमेशा 2-3 ऑप्शंस माइंड में होते थे। हम अक्सर देखते हैं कि करियर से रिलेटेड आपकी एक चॉइस होती है कि अगर मेडिकल जाना है तो फिर मेडिकल में ही जाना है, डॉक्टरी एक फील्ड लेनी है। अब मैंने 2-3 ऑप्शंस माइंड में रखे थे कि अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद क्या ऑप्शन है, और वहाँ पे भी नहीं होता उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है। तो मेरे पास कुछ चॉइसेस थी जो कि मैंने इंटरमीडिएट के दिनों में ही अपने माइंड मेकअप किया हुआ था। तो मैं कमिंग जो यंगर जनरेशन है उनको भी यही कहूँगी कि आपकी जो करियर फील्ड है, करियर चॉइस है, तो आप जब वो अपनी ग्रेजुएशन फील्ड में हो तो आप एक फील्ड की तरफ सिर्फ फोकस ना करें कि मुझे इधर ही जाना है तो इधर ही मैं एडजस्ट हो सकती हूँ। बिल्कुल। आपकी अपना एक टेम्परामेंट होता है, एक चॉइस होती है, कुछ आपकी फैमिली की चॉइसेस होती हैं, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में क्या किस चीज़ की एक टेम्परामेंट है, या मैं अगर इस चीज़ में अच्छी जाऊँगी तो मैं उस तरफ भी जाऊँ। तो आपके पास 2-3 एक ऑप्शन हो, जिस तरह मेरे पास थे। तो मेरे मेडिकल की फील्ड मैंने फिर नहीं ज्वाइन की, और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स थे फैमिली में तो उनकी भी गाइडेंस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर CSS का एग्ज़ाम पास किया, और उसके बाद चॉइसेस होती हैं, ग्रुप ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की चॉइसेस होती हैं। तो पुलिस सर्विस जो था मेरे टॉप चॉइसेस में था, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद ये मेरी वो नहीं था, सोच में नहीं था कि पुलिस सर्विस मुझे मिल जाएगा, लेकिन जब मिला तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 5वां-6ठा साल है सर्विस में, ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करते हुए। तो जिस तरह की मैं कंफर्टेबल हूँ जॉब करते हुए, और जितना डेली बेसिस पे जब मैं घर जाती हूँ सोचती हूँ तो जितना इत्मीनान और सुकून इस वर्दी पहन कर और ये जॉब करते हुए मिलता है, तो आई डोंट थिंक सो किसी और चॉइस में और करियर में मिलता होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आप
मैम, मेरी मालूमात के मुताबिक और माशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम आपके साथ किए। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा, बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। बिल्कुल, बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर अल्लाह को पसंद आए बस वहाँ होती हैं। और यकीनन मोहम्मद रमज़ान जामड़ो साहब एक आइडियल बाप हैं, जिनके घर अल्लाह ताला ने ये बेटी उतारी कि उस पर उस बाप को सिर्फ फ़ख्र नहीं है, बल्कि सरज़मीन सिंध के एक एक रहने वाले और बसने वाले को सिंध की इस बेटी पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बिल्कुल। मैडम, आप उन फीमेल में से हैं जी। हमारे यहाँ शादियों के बाद बच्चियाँ चूल्हा चक्की करती हैं, आपने शादी के बाद कमीशन का इम्तिहान पास किया, तो यकीनन इसमें आपके शोहर और आपके ससुराल वालों की बहुत सपोर्ट रही। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इससे कबल इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि सलमान शादी में कार्टन में जो है फ्रेमें और शोपीस और होते हैं, और मेरे जब जहेज गया था तो कार्टन में जो है किताबें भरी हुई थी, जिससे मैंने वो तैयारियाँ की। इसी तरह तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जानने सुनने वालों और देखने वालों को ये भी बताएं कि उस ससुराल की सपोर्ट आपके साथ किस तरह रही, एक शोहर की तरफ से, ससुराल की तरफ से, और आप ये पैगाम भी दें, क्या कहना चाहेंगी आप उन ससुराल वालों को जो अपनी बहू को सपोर्ट नहीं करते, या उन शोहरों को जो माजरत के साथ अपनी बीवी को पाँव की जूती समझते हैं। तो आप अपने हवाले से वो थोड़ा जिक्र करते हुए हमारे जानने वालों को। जी, आपके प्रोग्राम के थ्रू अगर हम वो सोच चेंज कर सकें तो मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैंने जो CSS का एग्ज़ाम दिया तो वो शादी के फ़ौरन बाद था, शादी के बिल्कुल 3 महीने बाद ही मेरा एग्ज़ाम था जी। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि जहेज़ में मेरी किताबें CSS की आ गई थी, वो भी इतनी ज़्यादा थी कि वो उसके लिए भी एक पूरी गाड़ी करानी पड़ी थी जी। तो वो फिर मैंने मेरे क्योंकि हस्बैंड भी ब्यूरोक्रेट हैं, वो 38th कॉमन से हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड में जी। तो वो उनको पता था, अंदाज़ा था कि मेरा क्या एक शौक़ है उनसे, और इन लॉज़ का माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट रहा, और उन्होंने भी काफ़ी इनकरेज किया इसमें। तो जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मेरे पास यही टाइम होता था, क्योंकि मैं सेपरेट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली नहीं थी, तो मैं फिर वो उसमें पूरी स्टडीज़ अपनी और रात तक देर तक लेट नाइट आवर्स में भी, तो वो सपोर्ट भी रहा, गाइडेंस भी मिलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे उसमें तो फेस नहीं हुआ। और बाकी जो मेरी ऑडियंस है वो सुन रही है, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम है जो शादीशुदा भी हैं बच्चियाँ जिनकी कम एज में शादी हो जाती है, तो उनके लिए भी, उनके ससुराल वालों या हस्बैंड के लिए भी ये मैसेज है कि आप काइंडली उनको भी इनकरेज करें, जो उनके शौक़ हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, अगर वो अपनी तालीम कंटिन्यू भी करना चाह रही हैं तो आप अगर उनको उसमें सपोर्ट करेंगे तो वो जिस तरह अभी मैं आप ये प्रोग्राम के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रही हूँ और तमाम पब्लिक मुझे इस हद तक जानती है कि मैं अगर उनके सर्विस में या कुछ काम मैंने उनको किया हो या कुछ एरियाज़ में मैंने सर्व किया हो, तो उनके लोग जो मुझे जानते हैं, तो उसमें आपकी फैमिली से आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी कुछ भी इस तरह मेरे यूनिफॉर्म में आ सकती हैं, या वो अपने इंटरेस्ट रिलेटेड फील्ड में आ सकती हैं, और आपको आपके लिए बाइज़ फ़ख्र आपके ख़ानदान के लिए वो करा सकती हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अपनी बहुओं को, बेटियों को डिस्करेज करें या उनकी पढ़ाई ख़त्म करा दें। तो ये मेरे हिसाब से इसमें आप लोगों को और सोचना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए अपनी बेटियों को। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखने और सुनने वालों ने मैडम का मैसेज सुना, और यकीन कीजिए जो घराने अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं उन्हीं घरानों में ऐसी नायाब हस्तियाँ जन्म लेती हैं। तो ऐसी नायाब हस्तियों की हमारी सरजमीन को बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान को। जी नूर, आप? हाँ, मेरा यकीनन यही सवाल है कि हम जो गर्ल्स होती हैं ना, वो बहुत ही नाजुक होती हैं, और मतलब एक कांटा भी चुभ जाता है ना तो बस अम्मा याद आ जाती हैं फ़ौरन से कि बस मम्मा कांटा चुभ गया। और रुखसती का मोमेंट आ रहा है तो बस रोना है, अगर फिल्म में कोई इमोशनल सीन आ रहा है तो हम उसे देख के रो जाते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह से इतनी हिम्मत के साथ इस पर काम कर रही हैं इस फील्ड के अंदर, तो ये हिम्मत किस तरह से आपके अंदर आई? कभी ऐसा मर्दाना शोबा था खालिसतन। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा होता है ना, कभी हमारे सामने कुछ इस तरह के मोमेंट भी आ जाते हैं कि हम बेसाख्ता रो जाते हैं। क्या इस तरह के मोमेंट आपको फेस करने पड़े? देखें, मैं भी इंसान हूँ और एक फितरत है, एक बिहेवियर सबका होता है कि उसमें इमोशंस होते हैं, कभी गुस्सा, कभी वो ठंडा होता है, कभी हंसी मजाक, कभी उसको रोना भी आता है। तो बिल्कुल एक ये ह्यूमन के बिहेवियर्स हैं जो कि मेरे में भी हैं, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अगर देखें
कि इसमें बहादुरी का जो एलिमेंट है, जब सिलेक्शन हुई तो हमें ट्रेनिंग इस नौवियत की करवाई, और हम जो बैच थी हमारी, हम 3 लेडी ऑफिसर्स थे, और हमारे साथ जो 37 का बैच था उसमें 3 लेडी ऑफिसर्स थे और बाकी सब जो मेल थे ऑफिसर्स। और क्योंकि पुलिस फोर्स ज़्यादा मेल डोमिनेटेड एक फ़ोर्स है, तो उसमें शुरू से ही ट्रेनिंग ही ऐसी करवाई, और वो ट्रेनिंग का मरहला ही ऐसा था कि वो बहादुरी का एलिमेंट फिर आता गया। उसके बाद जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उसमें तो फिर वो सोच ही नहीं आती बिल्कुल कि आप जिस जो आपको चीज़ करनी होती है तो वो यूनिफॉर्म आपको खुद एक जो है बहादुरी भी देता है, और उसके बाद कोई सोच नहीं आती कि क्या आगे क्या होगा, सर इस तरह से होता है कि हम लोग देखते हैं पुलिस जो लोग होते हैं हमारे, हम अक्सर उनको सख्त मिजाज पाते हैं और सामने वाला यही समझता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज है। लेकिन जैसे वो आप मैडम के पास इंटरव्यू लेने आई हैं, किसी जुर्म में यहाँ आए तो ये भी बड़ी सख्त मिजाज साबित होगी लेडी ऑफिसर। मैं एक बात यहाँ से पूछना चाहूँगा मैडम, ज़िंदगी के तजर्बात से इंसान बहुत कुछ सीखता है जी। कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त आया हो, कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आई हो सर्विस के दौरान जब आपने बेख्तियार बेजारी से ये सोचा हो कि मैं इस डिपार्टमेंट में क्यों आ गई, इससे तो अच्छा था मैं उमूर खानादारी करती, एक मुकम्मल हाउस जॉब हाउस वाइफ होती। तो ऐसा कोई लम्हा आया कभी आपकी इस 5 साल की सर्विस में? मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि ये लम्हा ज़रूर आया है कि ये मैंने कितनी एक अल्लाह की तरफ से मुझे एक सर्विस मिली है, और फिर अल्लाह का शुक्राना मैं अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे चूज़ किया है इस सर्विस के लिए। तो ये लम्हा ज़रूर आया है कि मैं डेली अल्लाह का शुक्राना अदा करती हूँ, क्योंकि इस जॉब में और जो हम एम्पावर्ड फील करते हैं और फिर जो लोगों के लिए काम करते हैं तो उसमें काफ़ी एक सुकून भी मिलता है और जज्बा भी मिलता है कि अगले दिन हम और किस तरह इम्प्रूव्ड अपने आप को इम्प्रूवमेंट का क्या रूम है या सर्विस डिलीवरी को और किस तरह बेहतर करवा सकते हैं। तो ये ज़रूर ख्याल आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल की अभी सर्विस में जी बिल्कुल फख्र महसूस हुआ, बिल्कुल वर्दी को पहनकर और अभी कोई मुझे रिग्रेट्स या कोई पछतावा किसी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कभी ऐसा कोई जान को खतरा लाहक हुआ हो कि बिल्कुल जब कलमा पढ़ लिया हो कि बस अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी ऐसा कोई लम्हा आया इस सर्विस में? जी ऑपरेशंस में भी हम जाते हैं, रेड्स में भी जाते हैं, कमांड करते हैं उसको भी। तो उस वक्त तो जाहिर है जब आप कमांड कर रहे होते हैं ऑपरेशन को, तब आप एक पूरी फोर्स को आगे लेकर चल रहे होते हैं, तब वो घबराहट का एलिमेंट फिर काम भी नहीं करता, क्योंकि आपके पीछे सारी कमांड होती है और आपके पीछे फोर्स होती है और आपकी कमांड होती है। तो जब रेड्स पे जाते हैं वो डायरेक्शंस ही देते हैं और उस वक्त बस यही होता है दिल में कि अच्छी तरह सक्सेसफुल ये रेड हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, कोई नुकसान ना हो, कोई जानी माली कोई नुकसान ना हो। तो ये बस होती है एक सोच, बाकी कोई इस तरह की। जी आप सुनने वालों ने सुना और देखने वालों ने देखा, यही वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है हम खूने जिगर से नक्शे वफा को निखारा करते हैं, हम खूने जिगर से नक्शे वफा को निखारा करते हैं, जब जान की बाजी लगती है हम जान के हारा करते हैं। तो ये वो वर्दी जो इन्होंने कफन की सूरत में पहनी हुई है, ये वो मुजाहिदा हैं, ये हमारी बका और सलामती के लिए अपनी चैन आराम सुकून और नींदें खराब करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं मिलने के नहीं नायाब हैं हम। जी नूर, आप पूछना चाहेंगी कुछ? मैडम अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको फ़ख्र है कि आप एक पाकिस्तानी बेटी हैं और पूरे पाकिस्तान को इस पर फ़ख्र है। और आप इस वक्त सदर जैसे गुंजान आबादी इलाके में, जहाँ रोज़ाना 10 किस्म की मुश्किलात होती हैं, तो आप पहले हैदराबाद में एसपी रहीं, फिर वहाँ से आप यहाँ मूव हुई और यहाँ क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे नवाबों वाले इलाकों में रहीं और अब एक गुंजान आबादी। तो यहाँ आपको कोई मसाइल दरपेश आए हों, या हैदराबाद और यहाँ की पुलिस सर्विस में आपने क्या फ़र्क थोड़ा सा? जी हर शहर के अलग डायनामिक्स होते हैं। जैसे हैदराबाद जो था वो मेरी बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट मेरी पुलिस जो सर्विस स्टार्ट हुई वो हैदराबाद शहर से हुई एज अ यूटी भी, फिर मेरी 2 पोस्टिंग्स वहाँ पे रहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से काफ़ी लगाव भी मुझे हो गया, वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल काफ़ी अभी तक जो है वो अटैच्ड हूँ मैं हैदराबाद के साथ। और बाकी कराची शहर, क्योंकि मेरी पैदाइश खैरपुर की है लेकिन मैं फिर मेरी एजुकेशन और यहीं की मैं रहायशी भी हूँ, तो कराची मेरे लिए कोई नई वो नहीं था शहर, जगह नहीं थी समझने के लिए, अपना शहर था।
तो उसके लिए फिर और वो एक लेवल था कंफर्ट का भी, और जगहों को भी हम जानते थे, तो कोई इतनी मुश्किल जगह समझने में या एरिया को समझने में नहीं हुई। तो डायनामिक्स एरिया वाइज चेंज है, लेकिन क्राइम वही उसी नौइयत का होता है, सोसाइटी के लोगों की सोच वही होती है। तो हम तो क्राइम को देखते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। तो दोनों शहरों में मुझे अभी तक कुछ ऐसी पुलिसिंग के हिसाब से कोई डिफ़िकल्टी या कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं महसूस हुआ। जी, आपने सुना, आपने देखा, और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा और समझा। बिल्कुल बिल्कुल। काम कुछ मुश्किल नहीं, अज़्मे मुसम्मम चाहिए। फूल सहराओं में भी बेशक खिला सकते हैं आप। यासो महरूमी का गलबा क्यों ज़माने से गिला, अपने बल पे अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अपने बल पे अपनी दुनिया बनाने वाली मैडम ज़ाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। और नूर, मेरे ख्याल से अब हम वक्फे पर जाते हैं, हाँ, क्योंकि वो हमारे मोरों से आए हुए शहजादा और शहजादी आमना रियाज कुरैशी और शहबाज इब्राहिम इस वक्फे के बाद आपके साथ होंगे। मैडम से और कुछ बातें होंगी। तब तक के लिए नूर फातिमा सुलेमान सायानी को इस जुमले के साथ इजाजत दीजिए, मिलने के नहीं नायाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। बुलंद रखना सोच अपनी, ख्याल अपना, मिजाज अपना, ना डगमगाए कदम तुम्हारे, कुछ ऐसा रखना वकार अपना। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके हौसले हमेशा बुलंद रहे हैं। मैडम, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि बचपन में लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, तो आप भी इस तरह के खेल खेला करती थी, या बचपन से ही आपको पिस्तौल और डंडों से खेलना पसंद था? तो बचपन में तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बचपन में तो ये सोच ही नहीं थी कि पुलिस में आएंगे और पुलिस सर्विस ज्वाइन करेंगे। तो बचपन में वही जैसे आप लोग बचपन होता है तमाम का, तो इसी तरह हमारा भी बचपन गुजरा। हम बहन भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 7 बहन भाई हैं, तो वो काफ़ी हमारा घर में रौनक रहती थी। फिर बहन भाइयों के साथ हंसी मजाक और जो नोक झोंक भी होती है वो तमाम। बाकी ये है कि थोड़ा सा वालिदैन ने टीवी देखने पे पाबंदी लगाई हुई थी, तो वो जो है वो हम कम ही देखते थे। इनफैक्ट हमारे घर में अगर चैनल आ भी रहा होता था तो पीटीवी का चैनल या पीटीवी वर्ल्ड ही देख रहे होते थे, तो वो फिर कोई दूसरी फिल्म्स और ये नहीं देखते थे, ये पाबंदी थी। बाकी कुछ सोने के हवाले से जैसे जल्दी 9 बजे का टाइम होता था कि वो पाबंदी से सोना है, तो बाकी जो है वही खेलना कूदना और मस्ती मजाक जो बचपन की एक चीज़ें होती हैं सबका बचपन, तो वो उसी तरह ही गुजरा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, और बचपन में सब बचपन में ही नजर आते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं जो आपसे करना चाहूँगा बहैसियत एक कानून का स्टूडेंट, मेरा सवाल ये होगा कि हमने महसूस ये किया है हमारे यहाँ मुल्क में कानून का एहतराम कम किया जाता है, और लोगों में, अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँ, लोगों में बेएतबारी भी देखी जाती है। तो मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि किस तरह इस नेगेटिविटी को या फिर नेगेटिव सोच जो है लोगों में, उसको ख़त्म किस तरह किया जाए, क्या चीज़ें ऐसी की जाए? जी, इसमें अगर मैं बेसिक भी कहूँ कि ट्रैफ़िक की कवानीन की अगर हम बात करें तो लोगों को यही होता है कि ट्रैफ़िक के कानून भी वो सही तरह उसकी अमल दरामदी किन किन जगहों पे हमें नहीं मिलती, कि रॉन्ग वे भी जा रही होती है ट्रैफिक। मोटरसाइकिल वाले अगर उनको स्पेस मिल जाती है तो वो कट कर लेते हैं। सिग्नल तोड़ने की आदत, जो कि एक बेसिक हमारे एज अ सिटीज़न हमारी ड्यूटी है, एक सिविक ड्यूटी है कि हम ट्रैफ़िक के कानूनों को, अगर सिर्फ सिंपल फर्स्ट ट्रैफिक की बात करूं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमारी ट्रैफिक फ़ोर्स उनको चालान भी करती है। लेकिन एक सोच है मेरे हिसाब से कि अगर हम बाहर मुल्क में जाएंगे तो वो तमाम कवानीन पे हम खुद कॉशियस होके और वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, लेकिन अब जब अपने मुल्क में आते हैं तो वो फिर कवानीन भी तोड़ रहे होते हैं, रॉन्ग वेज भी जा रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जितनी कानून नाफिज करवाने वाले अपना रोल प्ले करते हैं, इसी तरह सिटीज़न ये अपनी सिविक ड्यूटी समझ के अपना भी रोल प्ले करें और उसमें वो सारी वो जो चीज़ें कवानीन हैं उस पर अमल दरामदी करवाएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया मैडम ने कि जब हम बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो उनके कवानीन तो हम फॉलो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो हमारे लिए कवानीन बनाए गए हैं हमारी अच्छाई के लिए, उनको हम फॉलो नहीं करते। तो मैम ने जो मैसेज दिया है, इंशाल्लाह हमें आवाम जो है हमारे रूल्स फॉलो करते हुए नजर आएगी। जी हम
मेरा आपसे ये सवाल होगा मैडम कि बचपन में जो है बच्चे शरारती होते हैं, तो आप भी शरारती होंगी। ऐसी कोई शरारत आपको याद है जिससे आपको टीचर्स और जो है पेरेंट्स से मार मिली हो या पनिशमेंट मिली हो? जी, ऐसी तो काफ़ी शरारतें इनफैक्ट मैंने की होंगी, स्कूल में भी और घर में भी। जैसे क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो एक बड़े का अपना एक रोब भी होता है छोटों पर, तो वो ज़ाहिर एक रोब भी था। और स्कूल में भी अक्सर, ज़्यादातर तो शरारतें नहीं, लेकिन अक्सर कभी कोई टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सख्त थी हमारी, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA आर्मी वालों का स्कूल था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना टीचर्स की सख्ती रहती थी। तो काफ़ी ज़्यादा सुपरविजन और उनकी मॉनिटरिंग ऐसी सख्त होती थी कि डर भी लगता था टीचर्स से। तो स्कूल में तो ऐसा कोई ऐसी मुझे याद नहीं है, लेकिन घर में कोई एक अगर इंसिडेंट याद भी हो तो वही शरारतें या बहन भाइयों के साथ कोई ऐसी नोक झोंक, फ़िलहाल कोई ऐसी पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन होती थी। अच्छा जी। अच्छा, लास्ट में मैम बस आपसे ये पूछना जी। चाहेंगे कि व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि व्यूअर्स को बताएं कि आप जैसे जो अफसरान हैं उन तक किस तरह अप्रोच करें अगर उनके साथ कुछ ऐसे मसाइल हों। और उसके साथ साथ एक और मैसेज अगर आप गर्ल्स को देना चाहें, क्योंकि गर्ल्स के लिए आप इंस्पिरेशन भी हैं, तो गर्ल्स के लिए भी कोई मैसेज है आपका? मैं 2-3 मैसेज इस हवाले से देना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि गर्ल्स के लिए स्पेशली कि मुझे 5 साल हो गए हैं सर्विस में, और हम कुछ ऐसे इश्यूज़ देख रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, और वो स्टार्ट इस तरह होते हैं कि हम मिसयूज़ करते हैं मोबाइल का। अब टेंडर एज होती है, वो इस कंपनीज़ में भी गर्ल होती हैं, कुछ कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, अब वो जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हैं। अगर उसको कोई करना चाहे मैनिपुलेट, वो तो जल्दी बहकावे में भी आ जाती हैं, धोखे में भी आ जाती हैं। तो ये जो आपके पास सेल फ़ोन है, जो कि मेरे हिसाब से आजकल तमाम गर्ल्स को छोटी उम्र में ही वो पेरेंट्स दे देते हैं कि भाई 6ठी 5वीं क्लास में भी, हमारे दौर में इस तरह नहीं था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। लेकिन आजकल इसी तरह देख रहे हैं कि बच्चों के भी हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसकी पेरेंटिंग जो कंट्रोल होता है कि किस तरह पेरेंट्स का भी कंट्रोल हो, एक सख्त चेकिंग हो कि मोबाइल में बच्चा किससे बात कर रहा है, किस तरह के कंटेंट्स देख रहा है, किस तरह मोबाइल का यूज़ कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। और दूसरा कि बच्चों को, स्पेशली जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग है, आप किसी पे भरोसा नहीं करें। आप अपनी जो तस्वीर हैं या वीडियोज़ हैं, जो कि आपकी पर्सनल वीडियोज़ हैं, कोई पिक्चर है, तो वो किसी ना सोशल मीडिया की साइट्स पे अलाउ करें। अपनी प्राइवेसी कंट्रोल रखें। मैं ये नहीं कहती कि आप एंजॉय ना करें लाइफ को, लेकिन प्राइवेसी कंट्रोल रखें। और दूसरा कि इन चीज़ों को शेयर करना या किसी पे भरोसा करना, इससे आप कतराएं, क्योंकि उसके बाद हम वही गर्ल्स जो पुलिस केस आते हैं या साइबर के केसेस आते हैं, तो उनको फिर पछतावा होता है कि हमने ये शेयर किया, या हमने किसी की बातों में आके और किसी से मैनिपुलेट होके उसका बातें सुनकर हमने अपनी प्राइवेसी को जो है उसके साथ शेयर किया, फिर ब्लैकमेल भी हुई। तो उस हवाले से पेरेंट्स का और ख़ास तौर पे ये गर्ल्स का, कि आप मोबाइल फ़ोन को जो यूज़ कर रही हैं, जिनके साथ आपकी अगर फ्रेंडशिप है, एक्वेंटेंस है, तो काइंडली उस पे आप एक दफ़ा सोच समझ के, बीइंग पुलिस ऑफिसर, बीइंग लेडी, मैं आपको ये कहूँगी कि इसमें आप बहुत ज़्यादा सोचें। और ये आजकल जो दौर है वो मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें आप फ्रेंड सर्कल बनाएं। अगर सोशल मीडिया पे भी बना रही हैं तो वो बिल्कुल कंट्रोल्ड हो, पेरेंट्स की नॉलेज में हो, आपकी फ्रेंड्स की नॉलेज में हो, ताकि जैसे आजकल के वाक़यात हो रहे हैं तो वो उससे आप जो हैं ब्लैकमेल होने से या किसी साजिश में फंसने से रुक जाएंगी। अच्छा, दूसरा जो मैसेज मैं देना चाहूँगी करियर के हवाले से, तो तमाम जो भी अभी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो यूट्यूब के चैनल के ज़रिए, तो अपने करियर को हमेशा जैसे ऑप्शंस भी रखें, लेकिन कम्पेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के, इसी तरह प्रोविंशियल सुपीरियर सर्विसेज PCS के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो आप वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी गाइडेंस भी लेते रहें, और वो आपके ऑप्शन में ज़रूर हो। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं या इंजीनियरिंग, लेकिन आपके ऑप्शन में हो कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए है, तो कुछ को नहीं चाहिए होती, कुछ बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड होते हैं। लेकिन अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो तो ये सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, वो आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें, और उसके लिए आपकी जो बैकग्राउंड की स्टडी है वो अच्छी हो, और उसमें
जितनी गर्ल्स हैं वो भी काइंडली इसमें आएँ गवर्नमेंट सर्विस में। और मैं तो कहती हूँ कि पुलिस सर्विस गर्ल्स के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली भी बताऊँ तो हमारी पुलिस में जो गर्ल्स का रेशियो है वो सिर्फ 2% है ओवरऑल फोर्स के अंदर, पाकिस्तान फोर्स के अंदर, जो कि बहुत ही कम है। तो आप लेडी जितनी भी हमें सुन रही हैं, गर्ल्स सुन रही हैं, जो अगर भर्तियां आ रही हैं तो काइंडली आप पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। एक सबसे बेहतरीन आपकी करियर चॉइस है पुलिस में आना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विस को ज्वाइन करें। और अपने मुल्क के लिए वैसे तो अगर आप कहें कि एज ए इंडिविजुअल घर बैठे तो आप रोल प्ले कर ही रही हैं, लेकिन मुल्क के लिए अगर आपको कुछ करना है, कुछ जज्बा है, तो इस सर्विस के थ्रू आप वो डिलीवर कर सकेंगे। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया मैम ने, और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का एंड करेंगे और इंशाल्लाह किसी और शख्सियत के साथ अगले वीक आपके सामने हाजिर होंगे। मिलने के नहीं नायाब है। ढूंढोगे